कितनी जच रही है ना पार्वती के हाथों में चूड़ियां। वैसे अब इसके बाद क्या होगा? हो गई रस्म। हम लोग कुछ काम कर लेते हैं। चलो फुलवारी। माता, अब गंगा स्नान के लिए निकल लो। संन्यास का वक्त आ गया आपका। एक पाप ना हो रहा आपसे अब इनके सामने। चुप कर। पाप नहीं है ये, हमारे घर और हमारे व्यापार को जीतने की लड़ाई है। मैं हारी नहीं हूं, मिलेगा और मौका भी मिलेगा। क्यों उतारा ये इन्हें? ये चूड़ियां और इन्हें पहनना दोनों ही बहुत अच्छा लग रहा था ना तुझे? समझ हो ये मारे पे, आप सब बिगाड़ दे। किसी ने सुन लिया तो? धमकी दे रही है मुझे? हाँ, मुंह बंद रखवाना चाहती है मेरा? तुझे क्या लगता है इस धमकी की आड़ में ये जो बाहर नाटक कर रही थी करती रहेगी और मैं चुप रहूंगा? कोई नाटक नहीं था। हमें एक सुखी जोड़े जैसे दिखना था उनके सामने और मैं वही कर रही थी। ये जो बाहर हुआ ना, ये किसी सुखी जोड़ा दिखने से कहीं ज्यादा था। मेरी आंखों में आंखें डालकर हंसना, मेरी बात पकड़ना, क्यों कर रही है ये सब? रहने दीजिए मेजर साहब, आप इस क्यों का जवाब समझ नहीं पाएंगे और अब हमारा समझाने का मन भी नहीं है। और बढ़ी गर्मी बढ़ी, अब की मैं जीतूंगी, अब फटेगा ये। 50 बार कहा है मैंने तुझसे, जब मैं बात करूं तो मेरी तरफ देख। मजाक लग रहा है तुझे? मुझे यहाँ पर ये तेरी फिक्र, हाँ, तुझसे ये प्यार का नाटक करना पड़ रहा है, जबकि मैं तुझसे नफरत करता हूं। मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। एक छत के नीचे तेरे साथ रहने में दम घुटता है मेरा, और तू इस मौके का फायदा उठा रही है। हाँ मेजर साहब, हमारी बात सुनिए। लेकिन हुआ क्या है बताइए। आप यही देखने के लिए यहाँ आई हैं, देखिए। बहुत सुन लिया, बहुत देख लिया, बस। एक तो तू अपने आप को ये झूठ बोलना बंद कर कि एक बड़ी ही सुखी और आम शादी है, बल्कि तू अच्छे से जानती है कि ये शादी नहीं, तेरी सजा है। अगर मेरी वर्दी दाव पड़ने लगी होती ना, तो कभी भी ये ब्याह कर मैं पल पल मर नहीं रहा होता। और क्या आपको अंदाजा है कि मैं कैसे हर पल मर रही हूँ, जब मैं आपको ये कहते हुए सुनती हूँ कि आप ये सब सिर्फ अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं? मेजर साहब, ये आपके लिए जो भी हो, हमारे लिए हमारी जिंदगी से जुड़ा है, आपसे जुड़ा है, हमारे प्यार से जुड़ा है। फाड़ में गई तेरी जिंदगी और फाड़ में गया तेरा प्यार। दमयंती साहब, जैसा आपने देखा, जैसा आप समझ रही है, वैसा कुछ नहीं है। बस पार्वती, बस बहुत हो गया। बहुत
बहुत झूठ, बहुत फरेब और बहुत धोखा हो गया। पहली बार देखते ही समझ गई थी कि ये जो प्रेम और प्यार का दिखावा तुम लोग कर रहे हो ना, ये ढोंग है। रुद्र प्रताप रणावत, लोगों के चेहरे से मुखौटे नोचकर सच्चाई को सामने लाना आता है मुझे। मर्दों के हाथ देखकर पहचान जाती हूं मैं कि ये हाथ किसी औरत का सर सलाने के लिए उठे हैं या उसके गाल पर थप्पड़ मारने के लिए। गलत है आप। ना तो वो अखबार में छपी तस्वीर इनका हमारे ऊपर जुल्म है, और ना वो जो आज आपने देखा। पार्वती, अभी सब कुछ हमने सुना ना, हमने खुद देखा है। अभी ये कैसे तुम्हें? क्या हमारे को अपनी बात समझाने का एक मौका मिल सकता है? पार्वती बिंदनी, अब रहने भी देना। क्यों और मौसम बिगाड़ रही है? दमयंती जी ने ज़बान है मेरे पास, तुम्हें अपनी बात समझाने का एक मौका देती। जो भी कहो सच हो, विश्वास करने लायक हो, वरना अभी पलट के वापस चली जाऊंगी और मेजर साहब को अपने लिए नई नौकरी तलाश करनी पड़ेगी। बताइए, ये क्या है? घेरा है और क्या? हमारी नानी का चेहरा बनाया है तूने। घेरा तो है काकी से, लेकिन किस चीज का घेरा? कुछ भी हो सकता है, पूरी, जीरो, कुछ भी। और अरे और क्या? धरती, आकाश, सूरज, चंद्रमा, चूड़ी, कुछ भी हो सकता है। किस तरह की बातें कर रही है पार्वती बिंदनी? पार्वती हमें यह समझाने की कोशिश कर रही है कि हर बात को देखने का सबका अपना अपना नजरिया हो सकता है ना पार्वती? जी दमयंती साहब, मैं जानती हूँ कि आपका अनुभव हमारे से कहीं ज्यादा है। ये भी जानती हूँ कि आपने पूरी दुनिया देखी है, लेकिन मैं सिर्फ अपनी ये जिंदगी जानती हूँ। सिर्फ इतना जानती हूँ कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। मैं मानती हूँ दमयंती साहब कि हम उसी को सच मानते हैं जो हमारी आंखें देखती हैं। लेकिन ये सवाल भी तो उठता है कि कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, और जो देख रहा है उसका क्या मतलब निकाल रहा है। जो तस्वीर अखबार में छपी थी, उस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है जैसे मेजर साहब ने हमारे पे जुल्म किया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत है। मैं आज आपको सब सच बता देती हूँ। जब कभी हमारी जिंदगी खतरे में पड़ी है, तब मेजर साहब ने अपनी जान खतरे में डालकर हमारी रक्षा की है। सिर्फ एक बार नहीं, बार बार। कभी गुंडों से तो कभी आतंकवादियों से। हमारी जिंदगी को नर्क होने से बचाया है इन्होंने। बहुत कर्जा है इनके हमारे ऊपर, और आज तक इन्होंने ये कर्ज कभी जताया नहीं। मैं इनसे प्यार करती हूँ। मैंने खुद इनसे कहा कि मैं इनसे ब्याह करना चाहती हूँ। और उस रात अपने प्यार को सच साबित करने के लिए मैंने ये प्रण लिया कि मैं एक पैर पर खड़ी हो जाऊंगी।
ये मैंने खुद किया। इसका मतलब मेजर साहब ने तुम्हें ये सब करने के लिए नहीं कहा? नहीं, ये हमारे प्यार नहीं करवाया। दमयंती साहब, अखबार में हमारे बारिश में भीगने की तस्वीर छपी थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो नहीं छपी। जब मेजर साहब हमारे को अपने हाथों में उठाकर अंदर लेकर आए, पूरी रात हमारी सेवा की। और सुबह उठते ही तो सबसे पहला सवाल किया कि मैं ठीक हूं कि नहीं। लेकिन ये सब अगर इतना ही सीधा साधा था तो तुम लोगों की शादी इतनी जल्दी में अचानक कैसे हो गई? तुम पे किसी तरह का दबाव तो नहीं था ना इस शादी के लिए? मैंने आपसे कहा ना दमयंती साहब, मैं ये ब्याह खुद करना चाहती थी। और मेजर साहब, आप भी इससे शादी करना चाहते थे? हाँ, हम पर कोई दबाव नहीं था। मैं मानती हूँ कि ये ब्याह अचानक से हुआ। ये भी मानती हूँ कि ये ब्याह वैसे नहीं हुआ जैसे आम ब्याह होता है। लेकिन मैंने वो पाया जो मैं हमेशा से पाना चाहती थी। तुम्हारी बात पे विश्वास कर भी लूं पार्वती, लेकिन तुम्हारे पति पर थोड़े तीखे स्वभाव के हैं। इन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। लेकिन हमारे शिव जी भी तो ऐसे ही हैं। फिर भी हम उनकी पूजा करते हैं, उनमें श्रद्धा रखते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं उनका स्वभाव जैसा भी हो, उन्हें प्यार करना आता है। हमारा विश्वास कीजिए दमयंती साहब, इस ब्याह में, इस रिश्ते में बहुत प्रेम है। तुम्हारे बीएसडी से तुम्हारे चरित्र का प्रमाण पत्र ले चुकी हूं मैं। तुम्हारे लिए तुम्हारी ड्यूटी से बढ़कर कुछ नहीं। स्वभाव चाहे जैसा हो, लेकिन तुम्हारी शराफत और तुम्हारी निष्ठा पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। गलत काम तुम करते नहीं। और ये लड़की जिसे लोग बेचारी कहते हैं, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसका गलत इस्तेमाल हुआ है, इसे मैंने हौसलों की पक्की और बहुत ही शक्तिशाली पाया। और फिर भी बहुत गहरा प्यार करती है तुमसे। इसके प्यार के एहसास को भले ही आप समझ गए होंगे रुद्र प्रताप राणावत, लेकिन इसके प्यार की गहराई को आप अभी तक नहीं समझे। मैं औरत हूं, इसीलिए इसके दिल के अंदर झांक कर देख सकते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपको इसके दिल की गहराई पता चलेगी। और तब तक मैं आप दोनों को खुश और शांति से रहने का आशीर्वाद दे सकती हूँ। और प्रार्थना कर सकती हूँ कि ऐसा हो।
एक आखिरी बात और कहना चाहूंगी मेजर साहब, गुस्सा इंसान का ही नहीं, रिश्तों का भी दुश्मन होता है। एक बार गलत बात मुंह से निकल जाए तो बहुत गहरे घाव दे जाता है, और उसके बाद पछतावे के सिवा कुछ नहीं रह जाता। और आप इस घर की बड़ी हैं। रुद्र और पार्वती से रिश्ता है आपका, और इस नाते से अगर इस घर में कोई भी परेशानी होती है तो आपका धर्म और फर्ज बनता है कि आप उस बात को संभालें, ना कि बिगाड़ें। रुद्र प्रताप राणावत, आपके बारे में कोई गलत रिपोर्ट नहीं दे सकती मैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर मेरी नजर नहीं होगी। हर पल हर दिन आपके बारे में जानकारी लेती रहूंगी। और तुम पार्वती, जब भी किसी तरह की परेशानी आए तुम्हारी जिंदगी में, तुम मेरे पास आ सकती हो। रुद्र, ध्यान रखना इसका, और अपने गुस्से का भी। और अपने गाने का भी। थोड़ा बहुत गुस्सा करोगे चलेगा, लेकिन प्लीज गाना मत गाना रुद्र। चले दमयंती जी। उन्होंने वादा किया है सर कि उनकी रिपोर्ट मेरे खिलाफ नहीं होगी। पर स्वभाव को देखते हुए मुझे ऐसा लगा तो नहीं था। ये मिरेकल हुआ कैसे, या पार्वती की वजह से पॉसिबल हुआ? जब तक तुम्हारी ऑफिशियल रिपोर्ट की हार्ड कॉपी नहीं आ जाती, तुम ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकते रुद्र। लेकिन तुम्हें आज रात जयपुर आना है। जयपुर? हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है। मैंने सोचा था कि क्लब में एक छोटा सा गेट टुगेदर रखूंगा, लेकिन गीतांजलि मैम का ऑर्डर आ गया होगा। और तुम जानते हो कि उनके ऑर्डर को ना मानना होम मार्शल करने के बराबर है। इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता मैं। गीतांजलि चाहती है कि इस बार हम 25th वेडिंग एनिवर्सरी बॉल रखें। बाल? बाल मतलब? बाल नहीं, बॉल। मतलब एक बहुत बड़ा जलसा सा होगा, और सिंह सर ने सभी ऑफिसर्स को अपनी पत्नियों के साथ इनवाइट किया। साहब, अभी तो नहीं आ पाऊंगा शायद। अभी बहुत कुछ। भाई, ये बात तुम गीतांजलि को फोन करके समझाओ। रिजल्ट तुम जानते हो, वो कभी नहीं मानेगी। इसलिए रुद्र, तुमको जयपुर आना ही पड़ेगा। और हाँ, पार्वती को साथ लेकर आना। लेकिन मेजर साहब हमारे को क्यों लेकर जाएंगे? क्योंकि सिंह सर की पत्नी तुमसे मिलना चाहेगी। अभी मिलते हैं जयपुर में। बस यही बोलने के लिए कॉल किया था। हाँ, ये देखो, ये वाला रास्ते में पहना, और ये क्या कहते हैं उसे? बाल। हाँ, वही। मेजर साहब शायद हमारे को लेकर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं ले जाएंगे? अगर ले नहीं जाना होता तो हम भाई साहब फोन क्यों करते? खैर, ये सोचो कि इसके साथ गहने क्या पहनने। जीजा, मैं आज तक बीरपुर के बाहर भी नहीं गई हूँ। चंदनगढ़ भी ये हमारे को लेकर आए। तो जयपुर भी तो थारी यही तुझे ले जा रहे। परेशानी वाली क्या बात है? देवर जी साहब रहेंगे ना साथ में। अब मैं बस जा ही रही थी। अच्छा सुन, जल्दी से सोचकर बताना कि जयपुर जाने के लिए लहंगे के साथ गहने कौन से निकाल। जल्दी बताना। हाँ, तो क्या जानती है वो जयपुर जाने के बारे में? वो अमन भाई साहब का फोन आया था। कह रहे थे कि बेवकूफ है वो। देखा तो चलेगी तो बिना बात के सवाल उठेंगे,
परेशानियां बढ़ेंगी तो जी ठीक है, हमारे को वैसे भी नहीं जाना था। सोच ही रही थी कि आपको कैसे पता।